अपने पोहे और खान पीन के लिए मशहूर इंदौर शहर यूं तो बहुत साफ सुथरा नजर आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से महारानी अहिल्याबाई होलकर की इस नगरी में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत गंदा और खतरनाक है। CK नायडू, शंकर लक्ष्मण, प्रभाष जोशी, जॉनी वॉकर, सलीम खान जैसी हस्तियों का ये शहर आजकल कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा प्रायोजित मजहबी हिंसा और नफरत का शिकार हो रहा है। इंदौर में मुसलमानों के खिलाफ हो रही प्रायोजित नफरत का आलम यह है कि कभी लव जिहाद की मनगढ़ंत कहानियों के नाम पर, कभी मोहल्ले के आपसी विवादों के नाम पर, या कभी महज उनके पहनावे की वजह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके साथ पुलिस के सामने मारपीट की जाती है, उनकी दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की जाती हैं। मुसलमानों के खिलाफ हो रही ये वारदातें आम नहीं हैं, क्योंकि इन्हें संगठित तरीके से पुलिस प्रशासन की मदद से अंजाम दिया जाता है। इसमें पीड़ित को ही आरोपी बना दिया जाता है और पुलिस वही करती है जो हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं। ये 25 साल के हसन हैं। पिछले 2 सालों से इनके ऊपर लव जिहाद का केस चल रहा है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपने एक हिंदू दोस्त के साथ एक स्थानीय होटल में बैठे हुए थे। इनकी दोस्त से ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पर दस्तखत करवाकर इनके खिलाफ छतरीपुरा पुलिस स्टेशन में बलात्कार की झूठी FIR दर्ज करवाई गई और लिखा गया कि इन्होंने अपनी दोस्त के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और उसे जान से मारने की धमकी दी। होटल में नीचे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे नीचे। हाँ। तो बहुत सारी भीड़ वगैरह आई, बजरंग हिंदूवादी जो संगठन था, उनकी भीड़ वगैरह इकट्ठा हुई, नारेबाजी सब चल रही थी। और जने क्या क्या वो उधर गाली गुफ्तार वगैरह शब्द सब चल रहा था। हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने क्या कुछ पिक्चर वगैरह होगी तो हमने उसको उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग बैठ रहे थे हमारा, तो हम लोग ऐसे बैठ के खाना खा रहे थे, तो सामने से एक लड़की एक और आके बैठ गई थी और एक और लड़का आके बैठ गया था। उसी बीच में कुछ लड़के लोग जो थे नौजवान वो घुसे अंदर घुसे। उन्होंने भैया तेरी ID बता, तू कौन है, तू मुसलमान तो है, सब ऐसे मतलब बातचीत वगैरह चल रही थी उन सबकी। सबसे पूछ रहे थे। हाँ। तो उस टाइम पे मेरी दाढ़ी थी, उन्होंने मेरे पास आया, बोलते तेरा नाम बता। तो मैंने कहा क्या काम है आपको? तो वो किसी ने एक ने हाथ दिया, बोलते ये रहा लड़का, इसको यहाँ से लेके जाओ, और गाली गुप्तार बकने चालू कर दी। आपने नाम बताया अपना? हाँ, नाम बता दिया था। तो फिर उसके बाद क्या नाम बोला आपने? मैंने नाम बताया था। फिर वहां पे मेरी ID वगैरह उन्होंने मांगी, तो मैंने जो ID वगैरह उनको नहीं बताई। मैंने कहा मैं तुम्हारा ID वगैरह, क्योंकि अधिकारी नहीं है, मैंने कहा मैं तुम्हारा बता के क्या करूंगा। उतने में पीछे से 4 पुलिसकर्मी आए थे, उन्होंने बोला भैया तेरी ID बता। मैंने उनको ID बताई, तो उन्होंने मेरे को फट से घिराव कर लिया। वो भीड़ को धक्का देते हुए मेरे को बाहर ले गए, होटल के बाहर लेके गए। तो फटाफट मतलब जो भीड़ थी वो पीछे जैसे आने लगी, तो 2 पुलिस वालों ने मेरे को बीच में बिठाया, वो गाड़ी पे ले गए रास्ते में, मुझे थाने में लेके गए। आप बताने लगे? PI के रूम में बिठा दिया। मैं बैठा वहाँ पे कि भैया क्या था, वहाँ पूछताछ चल रही। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी बात थी, हम लोग नीचे बैठा हुआ था और ये लोग आए और ये ऐसा हरकत करने लग गए। तो उन्होंने बोला ठीक है, बोलता अगर लड़की मिल जाएगी तो अगर तो सपोर्ट में तो हम तेरे छोड़ देंगे। मुझे ऐसा बोला गया। मैंने कहा ठीक है आप लिया वहाँ से। तो इन्होंने उनको किसी को कुछ भी नहीं बोला, सबको ऑफिस मतलब भेज दिया गया। सिर्फ आपको मेरे को धरा। उसी बीच लड़की जब रास्ते में थी ना, तो लड़की को ये मतलब धिकाया जा रहा था कि तूने उसके खिलाफ तू साइन कर देना, तो हम तेरे को इतने रुपए दे देंगे और तू लड़के को फंसवा दे। तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि लड़की के पापा वगैरह कुछ भी नहीं है और जो भी था मैं राजी मर्जी से हो रहा है। तो बोलते हैं और मेरे को भी बालिग थी वो, उसने बोला कि मैं भी मेरे मतलब कानून के दायरे में मैं भी एक्शन ले सकती हूँ। तो उसको बाकी नहीं कर ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया। उसको थाने पे लेकर आया, तो पूछा कि हाँ भैया ये था, तो उसने बोला हाँ यही थी। उसका मतलब लड़की के ना जोर से हिंदुवादी संगठन ने बाल यूं पकड़ के यूं करके यूं हुआ था। अच्छा। जोर से। तो जिसमें उसने मना करा कि भैया तुम कौन हो, और थाने में जबकि सब देख रहे, पुलिस के सामने हो रहा था, सब ये सब मतलब उनके सामने हो रहा है, और बाहर 20 मतलब 40-50 के लोग खड़े हुए हैं, नारेबाजी कर रहे थाने के बाहर। प्रशासन सिर्फ है ना, वो ऑलरेडी सिर्फ एक ही समुदाय का सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे। और एक अंदर जो था क्राइम ब्रांच वाला, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, बाकी वो उसने इतने अशब्द बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, मुसलमान जैसे बहुत खराब रहते हैं, इनको मतलब कुछ भी तमीज वगैरह नहीं है, 8 दिन के लिए 8-8 दिन तक के नहाते नहीं, महीनों भर तक के
नहाते नहीं है। तो उसी बीच में ना बोल दिया कि मैंने कहा सर आप उस मैटर में बात मत करो, मैंने कहा आप मेरे मैटर में बात करो। तो मेरे को बहुत लपक के यहाँ पे उन्होंने चाटा मार दिया था। तो वहाँ पे मैं खामोश हो गया। मेरे उन्होंने फिर कपड़े वगैरह उतराए और जो भी पैसे वगैरह थे वो सब पुलिस वालों ने सारे कपड़े उतरवाए। हाँ, और लोअर सिर्फ पहना हुआ था मैंने, सिर्फ लोअर में रहने दिया मेरे को। वो जो भी मेरे जेब में जो भी पैसे वगैरह था वो पुलिस वालों ने रख लिया। हसन की दोस्त ने जब पुलिस को बताया कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है और वो दोनों दोस्त हैं, तो पुलिस और संगठन के लोग उन पर झूठे बयान देने का दबाव बनाने लगे। और आपकी जो गर्लफ्रेंड थी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि ये जो भी हुआ था हमारे बीच में ये सब मेरी राजी मर्जी से हुआ था। अच्छा, तो मैं लड़के को फंसने, हाँ, मैं लड़के को फंसने नहीं दूंगी। तो वहाँ पे यही मैडम ने ना उसको किसी पीछे वाले रूम में लेके गई और वहाँ पे उसको मारने लग गई। पहले तो खूब मारा भी, 7-8 बजे करीब की बात है। पहले जब उसको मारा तो उसने कुछ भी नहीं बोला, मार खा ली तो उसको भी लॉकअप में बंद कर दिया, दूसरे लॉकअप में, महिला। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैडम आई मेरे पास, मेरे को बोलती कि तेको आज हम सड़ा देंगे, तू अब सीधा मेरे को 20 साल बाद ही दिखना। और कुछ हिंदू मुस्लिम वाले मैटर में बोलने लग गए मैडम। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। मैडम उठी, फिर मैडम वापिस से भगते भगते फिर वापिस लड़की के पास गई। लड़की को समझा रही कि देख उसके खिलाफ देख साइन कर दे, देखो हम इतने पैसे करवा देंगे। उसको ऑफर दिया था 18 लाख रुपए का। 18 लाख रुपए का ऑफर दिया था और एक घर का ऑफर दिया था, जिसमें घर है ना ये बोला गया था कि घर हम तेको दिलवा देंगे हिंदू पार्टी संगठन के लोग, और जो 18 लाख है वो तू लड़के के घर से छीनना, उसके बाद ही तू इसके खिलाफ पेशी मतलब है ना इसके उसमें गवाही देना। तो लड़की ने उस टाइम पे मना करा। तो मैडम ने फिर उसको चाटा मारा। थोड़ी देर बाद ही जब उसको मार कूट के जब है ना भाल मतलब वो इतना मारा कि लड़की एकदम घबरा के उसने बोला कि ठीक है मैं साइन कर दे रही हूँ। न्यूज लॉन्ड्री के पास मौजूद कानूनी दस्तावेजों के मुताबिक हसन की दोस्त को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने जज को बताया कि पुलिस ने उनसे ज़बरदस्ती झूठे बयान लिए हैं और हसन ने उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। इसके बाद हसन की जमानत तो हो गई, लेकिन मुकदमा आज भी चल रहा है। 25 साल के रफ़ीक भी हसन की तरह हिंदुत्ववादी संगठनों की कट्टरता का शिकार हो चुके हैं। उन्हें फरवरी 2024 में प्रायोजित तरीके से उनकी एक हिंदू महिला दोस्त के जरिए मिलने बुलाया गया और फिर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके कपड़े फाड़कर मारते मारते उन्हें एमजी रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद उन पर बलात्कार, पॉक्सो और SC/ST की धारा के तहत FIR दर्ज की गई। FIR में लिखा था कि उन्होंने सड़क से गुजर रही लड़की को बात करने के बहाने से बुलाकर ज़बरदस्ती की। वो 4 महीने जेल में कैद रहे। मेरे को अचानक फोन आता, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे अगले दिन साइट पे भी जाना था काम करने। तो लड़के का फोन आया, फिर मैं उससे मिलने चला गया। उससे मिलने जाता हूँ तो तकरीबन क्या टाइम रहा होगा? तकरीबन रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। उसका फोन आता है, मैं फोन उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ। मेरे दोस्त मेरे को फिर बाहर निकलता हूँ घर के मैं, तो मेरे को दोस्त बाहर चाय पी रहे थे। तो चाय पीता हूँ मैं। फिर चाय पीने के बाद उससे बात करते करते मैं निकल जाता हूँ। मैं मेरी बाइक लेता हूँ, बाइक से उससे मिलने चले जाता हूँ। फिर उसको मैं लड़की को बिठाता हूँ मेरी बाइक पे, और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो पीछे में पलट के देखता हूँ तो संघ वाले, बजरंग दल वाले जो रहते हैं उनकी गाड़ियां मेरे पीछे कम से कम 15-20 लग जाती हैं। वो लड़की को बिठा के भगता हूँ। तो फिर जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो उनके कुछ और साथी जो थे वहाँ खड़े रहते हैं। फिर मैं ऐसे कैसे उस चौराहे से गाड़ी पलटा के मैं दूसरी तरफ भगता हूँ, तो फिर वहाँ मुझे पकड़ लिया जाता है। अच्छा, ठीक है। अब पकड़ लिया जाता है, फिर मुझे बहुत बेरहमी से मारा पीटा जाता है, मेरे प्राइवेट पार्ट में खींचा जाता है, और मतलब बोलते हैं मेरे को कि टांग पर टांग रख के चीर देंगे, तो मुसलमानों को मार डालेंगे, सबको खत्म कर देंगे, और जो भी मेरे प्राइवेट पार्ट जितने भी हैं सब काट के भेज दो बोलते। और उस तुरंत में बहुत बेरहमी से मारा जाता। फिर वहां से मारते मारते मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए थे उन्होंने। फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके मुझे बंद कर दिया जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा फिर से रफीक को पुलिस की मौजूदगी में पीटा गया। जैसे इंटर करता हूँ तो मुझे वहाँ पर मारा जाता है पहले तो। अच्छा। हाँ, साधु बाबाओं ने मारा जाता है, मेरे लातों से मारा जाता है। ठीक है। फिर अंदर मेरे को
पुलिस वाले वहाँ सब थे, उन्होंने किसी ने भी कोई बचाव बचाव करा नहीं, फिर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता। और वो लोग जब आपको मार रहे थे तो कुछ बोल रहे थे आपको, मतलब क्या गाली वाली दे रहे थे या कुछ आपकी क्या बोल रहे थे? जय जय सिया राम के नारे लगा रहे थे। उसके बाद बोल रहे थे कि जब तुम्हारे धर्म में इतनी लड़कियां तो हमारे धर्म में क्यों आ रहा हो हैं? तो ऐसा वो बोल रहे थे। और फिर उसके बाद मुझे बहुत मारा जाता। उन्होंने बस मारते गए मारते गए मारते गए। अच्छा। हाँ, मेरे सब मतलब आँख पूरी काली पड़ गई थी और पूरे फेस पे पूरा सूजन वगैरह आ गई थी अंदर से। दांत वात के जो ये सब फट गए थे, पूरा मुंह से खून निकल रहा था। अगले दिन फिर मुझे मेडिकल के लिए लेके जाते हैं। हाँ। तो फिर पुलिस वाले जो थे वहाँ के, हाँ। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं कि जब तुम्हारे धर्म में 3 शादी होती है तो तुम वहाँ मुँह मारा करो, इसमें क्यों मारा हो हैं? अब तुम्हारे और ये भी बोलते हैं कि जब तुम्हारे धर्म में इतनी लड़की हैं तो उनसे शादी करो, तीन कर सकते हो, तो हमारे उसमें क्यों कर रहा हो? ये कौन पुलिस वाले बोल रहे थे? पुलिस वाले बोल रहे हो। अच्छा। एक और बहुत अपशब्द गाली भी बकी उन्होंने अपनों को। जो ये हादसा हो गया उसके बाद आपका लाइफ में क्या चेंज हुआ है? लाइफ में ये चेंज हो गया, जैसे मेरे कुछ हिंदू दोस्त भी रहे हैं, मतलब वो फिर उनसे जब से मेरी बातचीत बंद हो गई, मतलब उनसे ही उन्होंने ना आगे रह के अपनों से बातचीत करी है। और जो भी मतलब मेरे आस पड़ोस के जो थे हिंदू दोस्त, उनके घर में मेरा आना जाना भी रहता था। मतलब मेरा बहुत सारे उनके वहाँ खाना खाया है, उनके वहाँ घर में रहे हैं अपन दिन में। उसके बाद फिर हमने उनसे कोई अपनों से मतलब एक वो अलग नजरों से देखने लग गया अपनों को, जिसमें अच्छा। हाँ, और उसमें कुछ ऐसे भी थे जो अपने ही जिन्होंने अपनों को फंसाया इसमें। हाँ, उनके घर में अपन ने चाय पी है, खाना खाया है, उसके बाद भी वो ऐसा कैसा करा उन्होंने, ये अपनों को समझ में नहीं आया। तो दिमाग में मतलब ये है कि अपन किसी भी मतलब जो गैर मजहब लड़की है उनसे हम किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। किसी को भी हम लोगों को समझाते हैं कि ये फंसा रहे हैं। ऐसे एक्सीडेंट बहुत हो चुके हैं हमारी कौम में, बहुत सारे हो रहे हैं और अभी भी बहुत सारे हैं जो जेल में बंद हैं, जिन पे मतलब झूठे केस हैं। बहुत सारे लोग हैं, ना उनकी जमानत हो पा रही है ना कुछ हो पा रही है उनके साथ। रफीक के माता पिता और उनके भाई जब पुलिस स्टेशन गए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। वो बताते हैं, जैसे इंटर हुए हैं तो वो लोग नारे लगाने लग गए जय सिया राम के। मैंने हाथ जोड़े, मैंने क्या हुआ क्या है साहब, मेरे को पता तो चले मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है। तो वो बोलने ही नहीं दे रहे, बस नारे लगाए जा रहे हैं बेइंतहा कि मैंने मेरे बेटे को ढूंढा, किधर है। उसको टेबल के नीचे छुपा रखा था, कपड़े नहीं थे उसके। मैंने किधर है ऐसे ढूंढती रही मैं उसको। तो फिर है ना, मैं उधर अंदर जाके देखी तो ऐसा टेबल के नीचे छुपा के बिठा रखा था उसको। तो उसके कपड़े वगैरह उतार दिए थे? कपड़े नहीं थे उसके बदन पे। फिर मैंने बोला भाई इसके ठंड है इतनी, मेरे बच्चे के ऊपर कपड़ा ही नहीं है ये। फिर वो चिल्लाने लगे, भाई अंदर बाहर भाग, और है ना इसको कपड़े पहनाओ। जो भी पुलिस वाले थे वहाँ 60-70 इंसान थे बाहर, अंदर में डिवाइड थे, वो एक साथ नहीं खड़े हुए थे। तो अंदर जो थे वो कम से कम 25-30 इंसान थे। और वो क्या बोल रहे थे आपसे? बस वो बोलने लगे, हमने पूछा क्या हुआ है, तो वो पुजारी जो बैठे थे कहने लगा, वो बोले 16 साल की लड़की को घुमा रहा था तुम्हारा बेटा। अबे तो हम वाले उसको मारे नहीं तो हम मार डालते। तो इन्होंने कहा अरे साहब क्या हुआ है, हम हमारे घर ले जाके हमारे बच्चों को समझाएंगे। तो बोले इसका बाप कह रहा है कि और लड़की छेड़ेंगे हम। तो पुजारी जी बोले, तो उधर से वो खड़े हुए थे जो लोग इनके पापा को मारने लग गए कि है ना और छेड़ेगा मतलब ये। तो फिर मैंने भी उनको मारा, फिर उन्होंने मुझे मारा उन लोगों ने। फिर पुलिस वालों ने हम लोगों को अंदर बंद कर दिया। काफी टाइम तक नारेबाजी होती रही। पुलिस थी उस वक्त पुलिस स्टेशन में? जी। तो वो क्या रोकथाम नहीं कर रही थी जब मतलब? वो ये बोल रहे थे कि हम लोग मजबूर हैं, ये लोग इतने सारे हैं, तादाद में हैं, ये बोल रहे थे वो हम लोगों को। हम अंदर गए, हमने देखा करा तो अंदर बहुत सारे हमें देख के लोग बहुत नारे लगा। अच्छा। नारे लगाए, खूब नारे लगा रहे थे। फिर हम अंदर गए तो 3 पंडित बैठे थे वहां पर टेबल पर अंदर। क्या रिपोर्ट लिखता हो उस कमरे में। और हमारे बच्चे को नंगा बिल्कुल टेबल के नीचे बिठा रखा था। अच्छा। फिर हमारी घरवाली ने बोला, भाई इसको काय को आपने नंगा बिठा रखा, इसको काय को पकड़ा, हमने क्या घर जाके हम इसको मारेंगे करेंगे। तो कहता अभी तो हमने इसको कम मारा, अब इसको मार ही डालता हूँ। 16 साल की लड़की को मार दिया। बहुत देर तक बातचीत हुई, फिर वो हमने बोला तो एक जना ने मेरे को मारा। फिर मैं एकदम पलटा, फिर पुलिस वालों ने हमें अंदर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर हम कमरे में
बहुत देर तक रही है, नारे लगाते रहे लोग बाग। फिर हमारा बेटा भी साथ में था, वो देखने लगा तो उसको भी बाहर ले जाके मारा, बता रहा। अच्छा। पुलिस वालों ने बताया उसको, जब मार कर लिया उसके कान में से खून निकला, फिर वो उसको पुलिस वाले ने किया, हम लेके आ गए अंदर ऊपर बैठ। और मेरे को तो पहले उन्होंने पहचाना नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। हाँ। बाद में उन्होंने मेरे को देख के फिर वो भी मेरे को मारने लग गए थे। अच्छा। और आपको कितने लोग मार रहे थे? ये कम से कम 30-40 जने इकट्ठा हो गए थे, बहुत सारी भीड़ आ गई थी। पहले तो हम गए थे तो वहाँ 10 मतलब 20-30 लोग थे। फिर बाद में फोन करके उन्होंने पूरी भीड़ आ गई थी। अच्छा। बहुत सारे लोग आ गए। लोग आ गए थे। पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस वहीं पे ही थी। पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही थी, बहुत सारे लोग थाने के अंदर घुसके मार रहे। हैरानी की बात यह है कि रफीक के परिवार के साथ पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने के बाद जब उनके परिवार वालों ने मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही तो पुलिस ने उनके परिवार को न सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से मना किया बल्कि उनसे लिखवा भी लिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वो कोई शिकायत नहीं करेंगे। एफआईआर तो वहाँ पे उन्होंने हमसे लिखवा लिया था, जब हमें छोड़ा था उन्होंने 4 बजे। हाँ। कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। पुलिस वालों ने वहाँ पे लिखवा लिया था पीआई ने। अच्छा। वो बोले तो उनके खिलाफ करोगे तो उनके पीछे 10,000 लोग खड़े हुए, हमारे पीछे कौन है, कोई भी नहीं। टीआई ने बोला था कि रिपोर्ट आपकी होगी नहीं क्या, तो हम दोनों मियां बीवी से मतलब लिखवा लिया, साइन करवा ली। और फिर बाद में हमारे को क्या लिख के बता दिया था, 1 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने लिख के। फिर हमें एक पुलिस वाले ने बोला 1 लाख रुपए दे दो क्या, तो हमने कहा हम तो गरीब लोग हैं, नहीं दे सकते। फिर बाद में दूसरे दिन बाद में फिर लड़के के दोस्तों ने उनको दिए थे पैसे 25-30 हजार। और वो क्या बोल रहे थे, किस एवज में मांग रहे थे? वो कह रहा था कि आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, बाद में छोड़ दो। और वो कह रहा था आपकी हमने मदद करी नहीं तो मकान भी टूट जाता। रफीक के ऊपर लगी पॉक्सो की धारा हट चुकी है और वो अब जमानत पर है, लेकिन उनके माता पिता अभी भी खौफजदा हैं। इंदौर के माहौल के बारे में वो कहते हैं, पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले एक दूसरे से मोहब्बत थी, हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं था, सब एक दूसरे को सब दूर, खाना पीना जाना आना सब था। अब तो इंसान फिर वो गया मुंह देख के ही एक दूसरे को करता है। बहुत ज्यादा हो गया अभी भी हमारे मतलब यहाँ पर बहुत सारे इंदौर के बच्चों को, मुसलमान बच्चों को टारगेट हो इसी तरीके से। बस डर लगा, किसी भी हिंदू वाले को, तिलकधारी को देखते हैं तो हमें डर लगता है अब कि हालांकि हम लोगों पहले बहुत फ्रेंडली लाइन में पली बड़ी उन लोगों में ही हूँ, हिंदू लोगों में पली बड़ी हूँ। तो मुझको ऐसा पहले कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि इन लोगों से दूरी मनाना है, या पड़ोस में भी हिंदू है, मेरा बच्चा आता जाता है वहाँ भी, लेकिन ऐसा कभी एहसास नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे के साथ केस होने के बाद में हम लोग इतने डर गए कि इन लोगों के पास भी जाना हम मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। मतलब दूर से ऐसा लगता है कि कहीं कुछ बोल नहीं दे, लड़ाई नहीं करने लग जाए। साथ में मैं गाड़ी पे भी बैठ के जाती हूँ, साथ में कभी गाड़ी ऐसी बराबर हो जाती तो डर लगने लगता है, एकदम से दिल में दहशत बैठ गई कि अब इन लोगों से दूरी बनाए रखना है अपनों को। लव जिहाद के ऐसे मामलों में मुस्लिम लड़कों की पैरवी कर रहे वकील मुजाहिद मंसूरी कहते हैं, लव जिहाद के केसेस में ऐसा होता है कि 10-15 लोगों का ग्रुप रहता है, वो लड़का लड़की से अपने आईडी पूछते हैं। लड़का लड़की के आईडियो के अंदर अलग अलग कास्ट के होते हैं, जैसे लड़का लड़की मतलब डिटेल में कोई भी स्टूडेंट्स कपल्स वगैरह कहीं भी बैठे रहते हैं, पार्क में बैठे रहते हैं, कहीं होटलों में चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करते रहते हैं, कहीं भी बैठे रहते हैं, तो उनसे अपनी आईडी पूछने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद लड़का अगर अल्पसंख्यक समाज का है तो लड़की और लड़के को लेकर चले जाते हैं थाने, लड़के के साथ मारपीट की जाती है, लड़की के ब्लैंक पेपरों पे साइन करा ली जाती है और उसके बाद लड़के के ऊपर मनमानी पुलिस के द्वारा एफआईआर कर दी जाती है, पॉस्को कर दी जाती है, लव जिहाद कर दी जाती है, 376 की एफआईआर कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब लड़की के न्यायालय के अंदर बंद कमरे के अंदर 164 के कथन लिए जाते हैं, उसमें लड़की अपनी सच्चाई बयान करती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा लड़के ने कुछ नहीं करा है, मेरे से पुलिस ने खाली कागजों पे साइन करवा ली है। और फिर लड़के को बेल कोर्ट के द्वारा दी जाती है। बेल मिलने के बाद केस चलता रहता है, लड़की के ऊपर उसके घर वालों का प्रेशर हो जाता है कभी, या फिर लड़की बाहर की अगर है तो वो अपने जगह चली जाती है, उसकी पढ़ाई वगैरह छूट जाती है, इसलिए लड़की के स्टेटमेंट हो नहीं पाते हैं कोर्ट के अंदर। 164 के स्टेटमेंट प्रारंभिक कथन रहते हैं जो नेक्स्ट डे कराना पड़ते हैं महिला संबंधित प्रकरणों के अंदर।
फिर उसके बाद अगर लड़की अगर अपने शहर चली जाती है या अगर अपना घर बाहर से निकलना बंद कर जाती है तो उसके कथन कोर्ट के अंदर दर्ज नहीं हो पाते, इसलिए लड़का एक्विटल नहीं हो पाता और ये प्रकरण लंबित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सिर्फ लव जिहाद के मामले में ही नहीं, इंदौर में मोहल्ले में हुए मामूली विवादों को भी लेकर मजहबी रंग दिया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पिछले साल इंदौर के टाटपट्टी भाखल इलाके में दिवाली के अगले दिन पटाखों को लेकर हुए मामूली विवाद में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मुस्लिम परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई, एक महिला के सिर में 8 टाँके आए, लेकिन फिर भी उनकी FIR दर्ज नहीं की गई। अलबत्ता हिंदुत्ववादी संगठनों ने थाने का घेराव कर उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उस परिवार के लगभग 1 दर्जन सदस्यों के ऊपर पॉक्सो, SC/ST एक्ट, बलवा, रासुका जैसी धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया और उनकी गिरफ्तारियां की। अपनी आप बीती सुनाते हुए उस परिवार के सदस्य कहते हैं, मैंने जुम्मे की नमाज अदा करी 1 तारीख के दिन का वक्त था। जुम्मे की नमाज मैंने 1:30 बजे समथिंग अदा करी थी। उसके बाद मतलब घर में खाना लेने के लिए, टिफिन लेने के लिए 2 बजे समथिंग पहुंचा था वहाँ पर। वहाँ से टिफिन लेके मैं निकल रहा था वहाँ से। तो घर से निकल रहा था, गली रास्ता कंजेस्टेड था, थोड़ा रास्ता मतलब गाड़ी पलटाने की जगह नहीं थी। वहाँ पर बाइक वगैरह पहले से बहुत सारी खड़ी हुई थी। मैं गाड़ी पलटा रहा था, जो था वहाँ पर फटाके फोड़ रहा था। तो मैं गाड़ी जब पलटा रहा था, मैं बाइक थी मेरे पास पेशेंट, वो पलटा रहा था मैं, तो उसने मेरे ऊपर फटाके फेंके, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर ही फेंके। तो उस पर मैंने उसको बोला कि मेरे ऊपर क्यों फेंक रहा, 2 मिनट रुक जा। तो उसने मेरे से गाली गलौज की, उसने गाली गुप्तार की गई मेरे से। तो इतने में जो पहले से ही उसके घर में उसके जो मतलब उसके घर की भीड़ बाहर आ गई। उन्होंने मतलब कुछ सोचा भी नहीं, मतलब मेरे को गाली गलौज करने लग गए। मैंने उनको बोला भी कि अंकल इसको आप समझाओ, मतलब ये बेवजह गाली बकरिया, मैं तो बस गाड़ी पलटा रहा था। तो उन्होंने मेरे से गाली गुप्तार की गई। वो गाली गुप्तार करने के बाद मतलब मेरे गाड़ी पर पकड़ के खींच लिया गया। इसमें वहाँ घर में तो कोई था नहीं, मेरी मम्मी और मेरी मासी वगैरह जो मेरे पास में खाला रहती हैं वो आई, उन्होंने बीच बचाव करा, तो उनको भी गाली गलौज की गई। अब पीछे से आया, लाठी डंडे लेके 2-3 जने वो आ गए थे। तो उन्होंने मेरे साथ मारा पीटी चालू कर दी, जिसमें मतलब मुझे मारा गया तो मैं गाड़ी पे से गिर गया। अब इतने मुझे बीच बचाव में मतलब जैसे ही उन्होंने मारा पीटी चालू करी, मेरे को थोड़ी मतलब देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद भैया आ गए थे, उन्होंने मेरे को बचा के निकाला वहां से, तो मैं भग गया वहां से। तो देखा तो हमने हालत जो थी वो पीछे घायल पड़ी हुई थी। तो पुलिस भी आ गई थी, 5-6 पुलिस वाले आए थे जो हमारी वीडियो बना रहे थे इधर से, क्योंकि हम जो उधर से फतराव आ रहे थे तो हम तो हमारा बचाव कर रहे थे हमारी फैमिली का, कि कहीं ज्यादा भीड़ वगैरह नहीं आ जाए। तो उधर से जो फतराव आ रहे थे ना, उसको वो पुलिस वाले रोक नहीं रहे थे। जो हम लोग थे, हमारे को वीडियो बना के हमारे को रोका गया और हमारे को मतलब वहां से बोला कि जाओ जाओ तुम जाओ, यहाँ से जाओ। वहां से हम गाड़ी पे बैठ के मतलब भाई और हम 2 ही साथ में थे, और हमारी खाला जो थी उनको लगी थी, तो उनको हम लेके मतलब थाने FIR के लिए क्या नहीं, इनको लग चुकी है, बात ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो हम थाने गए, छतरीपुरा थाने के लिए हम निकले। तो वहां पर मतलब पहले से मतलब बहुत सारे लोगों ने थाना घेर रखा था। तो थाना घेर रखा था तो हमारी जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि 1000-1500 लोग थे और हम सिर्फ 2-3 जने थे। तो फिर वहां से हम निकल के हमने सोचा कि मतलब हॉस्पिटल जाएंगे, या अपनी जो सरकारी हॉस्पिटल है जिला हॉस्पिटल गए। जिला हॉस्पिटल में जाके हमने सोचा कि यहाँ से पुलिस आ जाएगी। वहाँ पुलिस वाले कुछ मिले भी हमारे से, तो उन्होंने मना कर दिया हमें कि थाने मत जाना, आप थाना घेर रखा है, आपको मतलब जान का खतरा हो सकता है। तो हमने बोला हमें रिपोर्ट लिखाना हमारे, हाँ नुकसान हमारा ही हुआ था, मुझे भी लगी थी, मेरी खाला को भी लगी थी। तो हमने उनको बताया कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, इनको तो कुछ भी नहीं। तो पुलिस भी मौजूद थी वहां पर। बाकी पुलिस ने बोला कि आप यहाँ पर मत रुकिए, आप MI हॉस्पिटल चले जाइए, वहां से आपकी FIR हो जाएगी। इस पे मैंने CM हेल्पलाइन पे फोन लगाया था, तो उन्होंने क्या था कि मतलब आप 100 नंबर पे डायल करके फोन लगाइए तो आपकी मतलब रिपोर्ट हो जाइए, पास के थाने में जाइए। तो वहां से ही मुझे कोई मदद नहीं मिली। फिर हम ये अपने हॉस्पिटल गए, MY हॉस्पिटल गए। MY हॉस्पिटल जाके मतलब वहां पर पूरा हमारा मेडिकल वगैरह हुआ। मेडिकल होने के बाद मतलब वहां पर से मैंने फोन लगाया था पुलिस को, तो उन्होंने सिर्फ मेरे से इतना ही पूछा कि आप कहाँ हो। तो मैंने उनको बता दिया MY में मेडिकल करा रही हूँ। कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैं टाटपट्टी बाकल में रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। कि अच्छा आप हो कहाँ? तो मैंने बोला MY में हूँ मैं, मेरी और खाला का मेडिकल करवा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने फोन काट दिया मेरा। उसके बाद हमारे को दोनों भाइयों को वहां से मतलब पिराई वाले आ गए थे,
3-4 जने थे क्राइम में, सिविल ड्रेस में, वो हमें भंवरकुआं थाने ले गए। और फिर आपका अरेस्ट हो गया? हाँ, अरेस्ट हो गया, वहां से अरेस्ट कर लिया गया। दूसरे दिन 2 तारीख के दिन मुझे और मेरे भाई को वहां से निकाला गया लॉकअप से, और फिर लिखा पढ़ी की गई। फिर वहां पर साहब आए, फिर उन्होंने पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ इस तरीके से की गई कि क्या हुआ था, तो हमने पूरी डिटेल बताई कि साहब मैं जा रहा था, ऐसा हुआ, भाई आए, फिर उन्होंने मेरे को बचाया, सारी बात मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने हमने ये भी रिक्वेस्ट किया, हम इस टाइप के लोग नहीं साहब कि हम सांप्रदायिक सौदा बिगाड़ेंगे, हम तो मतलब सभी धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं, और मतलब हम तो सभी त्योहार मनाते हैं, हम तो दिवाली भी मनाते हैं और होली भी मनाते हैं। तो फिर उन्होंने गाली गलौज की गई हमारे साथ कि मतलब साला आपको बोलता कौन है। उन्होंने गाली दी गई कि साले आपको बोलता कौन है, कि आप लोग मोमेडन जो लोग होते हो ऐसे ही होते हो, आप मतलब कश्मीर में भी पत्थर फेंकते हो, यहाँ पर भी पत्थर फेंकते हो, और आपके मतलब कहीं जहाँ मर्जी होती है वहाँ नमाज पढ़ लेते हो, तुम रोडों पे नमाज पढ़ लेते हो, तो तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। गाली गलौज की गई। फिर मतलब मुझे फिर वापस से कि अभी बताता हूँ तेरे को, मारने का बोला कि मारेंगे, अभी तेरे को ले आता हूँ, आता हूँ तेरे साथ। मैंने उसको उनसे बोला कि सर हमने कुछ ऐसा नहीं करा है, उन्होंने अभी तेरे को बताता हूँ, तो बहुत तेज चल रही है ना। इस मुस्लिम परिवार के सभी पुरुष सदस्य लगभग 1 से 3 महीने तक जेल में कैद रहे, जिनमें से कई उस वक्त मौके पर मौजूद भी नहीं थे। उन्हीं में से 23 साल के एक सदस्य पर झगड़े के दौरान पिस्टल तानने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वो शख्स मोटर वाइंडिंग की दुकान पर काम कर रहा था। न्यूज लॉन्ड्री के पास उस दुकान की सीसीटीवी का फुटेज भी मौजूद है। वो सदस्य कहते हैं, हमारे ऊपर पास्को बलवा ये झूठी धाराएं बहुत सारी लगा दी गई और हमें ऐसा मौका नहीं दिया कि हम रिपोर्ट करें। जिस बीच तो ये जिस टाइम ये झगड़ा हुआ सर, उस टाइम में मेरी वर्कशॉप पर था। मेरी दुकान यहाँ से आधे 1 घंटे का रास्ता सर आने जाने का। और ये केस से जब झगड़ा हुआ उस टाइम में मौजूद ही नहीं था, इस यहाँ पर घर पर मैं मौजूद नहीं था। मैं अस्पताल में आया था मेरी मम्मी से मिलने। मेरे कहने 5:30 बजे समथिंग कॉल आया था घर से कि तेरी वालदा के लग चुकी है और उनको अस्पताल में एडमिट किया है, तो वहाँ तुझे बुला रहे हैं, तेरी वालदा मिलना चाहती है। मैं उनसे अस्पताल गया, मुझे वहाँ देखा तो मेरी अम्मी के लग चुकी थी। मोहल्ले में भी नहीं गया, मुझे मोहल्ले तक के घुसा ही नहीं मैं। अस्पताल में मेरी वालदा से मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बतलाई, मुझे पूरी बात बतलाई कि वहाँ पे लड़ाई हो गई है और मारा है। और मेरे भाई जो जिनका नाम आया है उनको उसी टाइम रात में पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे। और फिर रात में हमने एफआईआर करने की कोशिश की। मेरी वालदा को मैं लेके गया था 12-1 बजे के समथिंग अपने छतरीपुरा थाने। मेरी मम्मी, मेरी 2 बड़ी मम्मी, उनको मैं और मेरे जीजा थे साथ में, हम उनको लेके गए छतरीपुरा थाने। वहाँ गए, हमें बिठा रखा बहुत देर तक के। मेरी वालदा वगैरह से इनसे पूछताछ करती रही, कौन है, किनको लगी, क्या होगी। हमने बात करी कि हमारी एफआईआर करिए, तो हमारी एफआईआर के लिए हमारे को बिठा दिया गया। और उस टाइम मुझे घर पहुँचा देगा कि बेटा आप घर जाओ, आपकी वालदा वगैरह को छोड़ दिया जाएगा। मैंने सर ठीक है मैं घर चले जाता हूँ। वहाँ पे कम से कम 4-5 बज गए। मैंने कॉल किए मम्मी वगैरह के, कहने एक ही फ़ोन था, उनको कॉल किए, क्या हुआ, क्या हाँ चल रहा है, बस पूछताछ कर रहे हैं, चल रहा है, और हमारी कोई एफआईआर नहीं करी। और मैं तो लड़ाई में मौजूद नहीं था। मुझे 5 तारीख के दिन वहाँ पे भंवरकुआं थाने पेश कर दिया गया था। क्या तेरा नाम आ चुका है? मैंने उनसे बोला कि सर मेरा कोई नाम नहीं है और मैं लड़ाई में हूँ भी नहीं मौजूद, तो मेरा ऐसे कैसा नाम आ गया और मैं कैसा हूँ? तो बोला तेरा कुछ भी हो, बाकी तेरा नाम तो आ गया, तो को आना पड़ेगा, वरना हम तेरे को लेने आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे मेरे वकील के द्वारा मैंने वकील से बात करी, वो मुझे थाने लेके गया, मुझे पेश कर दिया गया। उन्होंने रात को 2-2:30 बजे या 3:30 बजे के समथिंग मेरे से पूछताछ करना चालू करी अंदर ले जाकर। क्या तू कहाँ था, तूने पत्थर फेंके हैं? तो मैंने उनको मना करा कि सर मैं उस जगह मौजूद नहीं हूँ, मैं मेरी मम्मी से मिला हूँ, मैंने कोई पत्थर नहीं फेंके, लड़ाई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे घुटने के बल बिठा के मेरे से पूछताछ करी कि तू मौजूद नहीं, तो फिर तेरा नाम कैसा आया, कि तुम्हारा आपसी विवाद था पहले का कुछ। तो मैंने उनको मना किया कि सर हमारा कोई आपसी विवाद नहीं है और हम विवादित लोग है भी नहीं, और वो जो भी कुछ करा उन लोगों ने करा और मेरी मम्मी को लगी है और हमारे सबके नाम आ गया, जिसमें मेरा भाई एक छोटा, उसका भी नाम दिया है, मेरे खुद के पापा का नाम दिया है, और यहाँ तक कि मेरी मम्मी जिनके लगी सर पे चोट उन तक का नाम दे दिया गया है। और मुझे रात में मेरे से पूछताछ करी, और दूसरे दिन सर मुझे पूछताछ करी, मेरे से गन का पूछा कि तेरे कहने गन कहाँ है, तूने छेड़छाड़ करी, जबकि मेरे कहने कोई गन और मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। सारे झूठे आरोप लगा दिए गए, बलवा लगा दिया, पास्को लगा दिए, बहुत सारी झूठी चीज़ें हमारे पे लगा दी गई, जिसमें रात भर मेरे से पूछताछ करी। दूसरे दिन मुझे जेल वारंट काट के कोर्ट पेश करके जेल में पहुँचा दिया गया। इस विवाद में घायल इस परिवार की एक महिला के सर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की। वो कहती हैं, जो सुबह 1 बजे से कोशिश कर रहे थे, ये लड़ाई 2-2:30 बजे हुई, खत्म होने के बाद से कोशिश कर रहे थे, तो कोई एफआईआर नहीं हो रही थी हमारी। मतलब हमको 4-5 बज गई थी सुबह फजर के।
सुबह हो गई थी, कोई हमारी FIR दर्ज नहीं हुई, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे पुलिस वाले भी। मतलब दुख भी हो रहा था सर कि हम ही मतलब फरियादी और हम ही मुजरिम बन गए। मतलब इतने सालों से हम रह ही रहे, दिवाली भी बन रही है, ईद भी बन रही है, सब मिलजुल के काम हो रहा था सर। ये मतलब सोची समझी साजिश थी और ये नेताओं ने कुछ मिलके ये मतलब राजनीति का खेल हो गया हमारे साथ जरा सी देर में सर। और हमारे घर से जो गया तो खतराओं मस्जिद तक में होने लग गया सर, और वो पूरा इल्जाम हमारे पे आ गया सर। मुसलमानों के खिलाफ प्रायोजित इस नफरत का इंदौर में असर कुछ ऐसा है कि मुसलमान बुजुर्ग, जवान, बच्चे सब इसका शिकार हो रहे हैं। ये सईद है जो चिकन सैंडविच की छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन पिछले साल अगस्त के महीने की एक शाम कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठन के लोग इनकी दुकान पर आए और इनकी दुकान को बंद करने की धमकी देकर चले गए। अगले ही दिन खुलासा फर्स्ट नाम के एक स्थानीय अखबार ने खबर छाप दी कि शहीद की दुकान लव जिहाद का अड्डा है। इन सब के पीछे का कारण था उनकी दुकान पर लगा हलाल का बोर्ड और पड़ोस की दुकान की हिंदू लड़की के साथ उनकी थोड़ी बहुत बातचीत। मेघदूत चौपाटी पे शॉप लगा रहे थे अपन, नॉनवेज वगैरह की सब चीज़ें बेच रहे थे वहाँ। अच्छे से चल रहा था काम, ना आस पड़ोसियों को कभी कुछ दिक्कत आई ना किसी और को कुछ दिक्कत आई। अचानक से 21 तारीख को अक्टूबर को 10-12 लड़के आते हैं। मैं शॉप पे नहीं था, बंदे थे हमारे काम करने वाले जो थे, उनसे आके डायरेक्ट पूछते हैं शॉप किसकी है, कौन है, क्या है। तो उन लोगों ने बताया क्या काम है, क्या करना है, क्या चाहते हो आप, क्या चाहिए। तो उन्होंने बताया वो ऑनर से बात करेंगे, तुमसे क्या बात करें। तो उन्होंने पूछा, नंबर वंबर लिया, नंबर भी नहीं है उन्होंने, उनका भी नहीं दिया। बंदे के फ़ोन से फ़ोन किया कि मैं बोल रहा हूँ और मेरे को जो है आपसे मिलना है। मैं क्या, बोलिए क्या काम था। बोले मिलना है, आप दुकान लगाते हैं तो क्या किस उस पर लगाते हैं, किसको किराया देते हैं, ये सब चीज़ें बोलते हुए उन्होंने ये बोला। और फिर उन्होंने बोला, मैंने बोला आ जाइए आप, मैं दूसरी वाली शॉप, जब तक मेरी दूसरी शॉप डल चुकी थी तो मैंने बोला कि मैं दूसरी वाली शॉप पे मिलूंगा, आप आ जाइए, वहाँ मिलते हैं। तो मैंने बुलाया कि यहाँ आके मिल लीजिए, तो उन्होंने बोला नहीं आप तो यहाँ आओ, यहाँ मिलेंगे। फिर ना नंबर देखे गए ना कॉल, कुछ भी नहीं किया। अचानक सुबह मैं उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे खिलाफ खुलासा फर्स्ट ने फालतू की न्यूज़ छापी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे नशे बिक रहे हैं, चिकन की दुकान बनी लव जिहाद का अड्डा, और जैसे कि मतलब लड़कियां छेड़ रहे हैं, लड़कियां आती नहीं है यहाँ पे। वो ज़्यादातर मेरे पास 99% ग्राहक जो है हिंदू ग्राहक के, वो सारी लड़कियां, गर्ल्स, बॉयज़ सब आते हैं जिसमें क्या, लेकिन वो जो चीज़ है उनकी समझ में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें छापी थी फालतू नाम के साथ छापी। उन्होंने बोला कि हम वहाँ पे इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सुबह वहाँ आके भीड़ लगा के दुकान को फोड़ फाड़ ये जो भी है, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि हम वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे। तो फिर डर के मारे हमने दुकान ही नहीं खोली 20 दिन तक। और फिर उसके बाद उन लोगों ने बताया भी, नंबर भी नहीं दिया। 20 दिन तक हम परेशान होते रहे। हमने पुलिस में गए आप? पुलिस स्टेशन भी गए। कौन से पुलिस स्टेशन गए थे? विजयनगर थाना गए, अलासिया पे मतलब अपना साहब को भी आवेदन लिखे। वो बोले कोई नहीं, कोई आएगा तो मेरी बात कराना, कोई दिक्कत नहीं देगा, आप तो खोलो दुकान, हम साथ खड़े हैं। और उन्होंने फुल मदद की कि हम लोग खड़े हैं, और सब चीज़ों का नंबर वगैरह भी दिया उन लोगों ने। लेकिन वो था, डर था, नहीं खोल पाए क्योंकि बंदों के ऊपर कुछ हो जाए, दुकान इतनी महंगी बन गई है, उस पर कुछ हो जाए। तो इस डर से हमने खोली ही नहीं दुकान। 20 दिन तक हुआ। फिर हमने बातचीत करते रहे इधर उधर, संगठन और अपना बजरंग दल, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी को फोन लगा सकते थे लगाया। बजरंग दल और संगठनों के जितने भी मेन थे, तो काफी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। काफी लोगों ने बोला कि नहीं, इस चीज में मुस्लिम है तो नहीं कर पाएंगे वो चीज। तो वो चीज नहीं हो पाई। 20 दिन दुकान बंद रखने के बाद जब सईद ने दुकान खोलने की हिम्मत की तो उसी हिंदुत्ववादी संगठन का नेता फिर से उसकी दुकान पर आया और सईद से हलाल लिखने और बगल की दुकान की लड़की से बात करने पर आपत्ति जताने लगा। आखिरकार अगल बगल और पहचान के लोगों की मध्यस्थता के बाद हिंदू संगठन के नेता ने सईद की दुकान पर से आपत्ति हटा ली। बस उसकी एक शर्त थी कि सईद को उसको पैसे देने होंगे। तो उसके बाद मेरा सेटलमेंट, मेरे सामने एक शॉप लगाते हैं भैया हैं करके हैं, उन्होंने सेटलमेंट करवाया था अपना। तो उनसे उन्होंने बात की थी कि भाई क्या है, अपना वाला है, ऐसा वैसा। उनके मोहल्ले के थे तो वो लोग समझ रहे थे, उनके भाषा में उन्होंने बातचीत कर ली कि मुझे 20,000 रुपये देना पड़े थे। वैसे वो डेली का मांग रहे थे कि डेली मेरे को कुछ ना कुछ दो आप, हिंदू संगठन वाला महीने का मेरा बांधो। उनसे भी 20,000 रुपये में मेरा सेटलमेंट हुआ था। उनसे बातचीत हुई थी कि वन टाइम में 20,000 रुपये ले लीजिए,
तो उन्होंने बताया, जिन्होंने मेरा सेटलमेंट करवाया था, कि अब नहीं आएंगे तुझे परेशान करने और ऐसा वैसा है, तो एक बार दे दे 20,000 रुपए, तो इसमें से अपन सीजन में से निकाल लेंगे। पुलिस को नहीं बताया मैंने ये चीज, क्योंकि वो ना लिखित में डर था आपको? डर ये था कि मेरी दुकान खुली है, काफी टाइम में अवेलेबल नहीं रहता हूँ दुकान पे, मेरे को सामान लेने जाना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ करने वाला। तो मेरे को ये डर था कि अगर मैं नहीं हूँ, पीठ पीछे अगर कोई कुछ चीज मेरी दुकान में फेंक जाता है, जो नशे वाली बात सच हो जाए, कोई लड़की आ जाती है मेरे लड़कों के साथ बदतमीजी कर ले तो लड़की वाली बात सच हो जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये फेक में करके रियल घोषित कर दिया तो मेरी कौम का नाम खराब होगा, मेरा नाम खराब होगा, और ऊपर से ये होगा कि इतना माहौल खराब है तो और हिंदू मुस्लिम में वो चीज हो जाएगी कि मुस्लिम लड़के ने ऐसा किया। तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि माहौल खराब नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे और भी मुस्लिम फैमिलीज भी आती है घूमने, तो ऐसा नहीं हो कि उनको भी दिक्कतें आ जाए कि यार ये देखो ऐसे ही होते हैं ये लोग। तो वो चीज को देखते हुए चल रहा था। एक जाने माने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले 13 साल के आबिद भी इस बढ़ती हुई मजहबी नफरत का शिकार हो चुके हैं। उनके साथ स्कूल के अन्य बच्चों ने जय श्री राम बोलने की जबरदस्ती की और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके साथ मारपीट की गई। ऐसा इंदौर में पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी छोटे बच्चों द्वारा ऐसी मजहबी नफरतों की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। जब हमारा पेपर छूटा तो हम ग्राउंड में से खेलने आते हैं, तो हम जब खेल रहे थे तो मेरे दोस्त ने मेरे को ना मतलब पाँव पे लकड़ी मार दी, मतलब ऐसे भाग रहा था वो तो लकड़ी मार दी, तो गुस्से में मैंने उसको मतलब ऐसा धक्का दे दिया। तो उसके बाद से तो ये लोग मेरे को ऐसा नाम लगाने लग गए कि मैंने श्री राम को गाली बकी। अच्छा। उसके बाद मेरे को फिर सर को बोला इन्होंने, सर को ऐसा बोला इन्होंने, फिर सर से प्रिंसिपल सर तक बात बोल के फिर जब छुट्टी के टाइम ये सब बाहर मेरे को जितने भी थे ना इन सबको इन्होंने भेका दिया। तो ये सब आपके क्लास के दोस्त थे? हाँ। तो ये लोग मेरे को ये कम से कम 40-50 बच्चे सब 8-7 सबके ये सब मेरे को बाहर मारना है। तो 2 बच्चे आए और बोला कि श्री राम को गाली कैसे बकी, तो उसने मेरी कॉलर पकड़ा और मेरे को एक बच्चा लात मार के जा रहा था। तो मेरे को मेरे फिर ऑटो वाले अंकल ने एकदम ऑटो में खींचा और फिर लेके गए वहाँ से। और आपको नारे वगैरह लगाने भी बोला था? नहीं, हाँ, जब हमारा गेम्स का परेड था तो जब मैं गेम्स में अंदर आया तो वो लोग सब ऐसे लाइन बना के आए तो वहाँ पर सब नारे लगाने लग गए थे। अच्छा, और आपसे भी बोला कि नारा लगाओ? हाँ, बाहर मेरे से बोला था बोल जय श्री राम। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला, फिर मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया होगा उनको। अच्छा, और आपको मारा उन्होंने? हाँ, मारा था। कितने लोगों ने? 3-4 लोग थे। अच्छा, फिर आपने कंप्लेंट करी थी स्कूल में? हाँ, मैंने सर को बोला था फिर उसी वक्त? हाँ, नहीं उस वक्त नहीं, अगले दिन मैंने घर पे आके भी बताया। मतलब ये छुट्टी के वक्त की बात है जब हाँ। आप बाहर निकले? हाँ। अच्छा। और आपका उसमें दोस्त भी था कोई? हाँ। पहले अच्छी दोस्ती थी? हाँ, अभी भी अच्छी दोस्ती है। अभी भी अच्छी दोस्ती? हाँ। फिर दोस्ती कैसे हुई वापस? फिर वापस जब मैटर सॉल्व हुआ उसके बाद वापस दोस्ती हो गई। तो वो क्या बोला आपसे, कुछ बोला उसने? वो सॉरी बोला उसने। अच्छा, सॉरी बोला? हाँ। फिर अभी दोस्ती हो गई? हाँ, अभी दोस्ती। इंदौर में इस पाइज नफरत के पीछे कौन लोग हैं और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, उसके लिए हमारी इस रिपोर्ट का अगला पार्ट देखिए। हमारे एनएल सेना के हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आप सभी कंट्रीब्यूटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्ड्री के नए एनएल सेना प्रोजेक्ट पुलिस एक्सेस को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। उसको सपोर्ट करने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और कंट्रीब्यूट करें।